टाइम चल रहा है जनाब साहब, हमारा ये फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला सेक्शन चल रहा है। और मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? काइनेमेटिक्स। फिर हमने क्या पढ़ा है? डायनामिक्स। फिर अभी हम रिसेंटली क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जेटिक्स। काइनेमेटिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल से किया है, फिर डायनामिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल से किया है नहीं। फिर कहते हैं रिकॉल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली मैं यहाँ था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी की दो किस्में हैं, काइनेटिक उसका फॉर्मूला भी पढ़ा दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसका फॉर्मूला भी पढ़ा दिया था। एंड यू नो, को मुझे बता सकता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या है? हाफ एम। उस दिन कोई कह रहा था v माइनस यू का होल स्क्वायर ले लें, नहीं वो नहीं लेना। क्या लेना है? v स्क्वायर अलग, u स्क्वायर अलग, दरमियान v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v माइनस यू का होल स्क्वायर नहीं लेना, मतलब डेल्टा v का स्क्वायर नहीं लेना। शायद उस बच्चे के दिमाग में क्या था? हाफ एम डेल्टा v स्क्वायर। नो, इट्स नॉट डेल्टा v स्क्वायर। व्हाट इज इट? हाफ एम। बल्कि काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, पेज के हेडर पे जाकर जो लिखवाना चाहता हूं वो सुन तो लेना भाई। हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर के साथ नॉट इक्वल टू लिखें, ये लिखा हुआ है? ये तो मैंने पढ़ाई नहीं। इस क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वो कुछ और है, ये कुछ और है। वो लिखा है v माइनस यू का होल स्क्वायर। खैर इसी तरह की चीज लिखी हुई है कि आप उसको बता दें हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर नहीं लेना। क्या नहीं लेना? इसको लिखें, बल्कि लेना क्या? हाफ एम वी स्क्वायर अलग, यू स्क्वायर अलग, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलें जी, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिख दीजिए। आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। अब हमने क्या कर दिया? हमने कहा नहीं, हमें डेल्टा जीपी चाहिए। क्या चाहिए? चेंज इन जीपी चाहिए। तो क्या होगा? mg डेल्टा h होगा। क्या होगा? mg। ठीक हो गया ना साहब? ओके। ये सारी बातें करने के बाद हमने वैसे वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहीं डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसके बाद टॉपिक हमारा क्या डेवलप हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको स्पेसिफिकेशन वाला क्या कह रहा है? कहता है जी एक वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जिसका क्या सीन है सर जी? सीन ये है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर ड्यूरिंग क्या? डिफरेंट प्रोसेसेस। अब किस किस प्रोसेस की बात करें? यहां अगर आप देखेंगे तो मैंने इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई है। आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी और इसका मतलब भी आपने सुनने समझने की कोशिश की होगी। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं एनर्जी के बारे में लिख रहा हूं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और मैंने यहाँ एनर्जी को रेफर किसके साथ किया है? मैंने यहाँ उसको अल्लाह की कुरान की एक आयत लिखी है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ज़मीन और आसमानों का नूर हूँ। क्या हूँ? नूर को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो रोशनी होता है, उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो लाइट होता है, उसको अगर फिजिक्स में ट्रांसलेट करें तो एक एनर्जी होती है। और हाँ, वो किस किस्म की एनर्जी होती है? मैंने वहां पे फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लिखी है कि कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आई बिलीव द एब्सोल्यूट एनर्जी है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो अल्लाह ताला, अल्लाह अलमाइटी इज द नूर, या अल्लाह अलमाइटी इज द लाइट, इज द एनर्जी, द एब्सोल्यूट एनर्जी और द प्योरेस्ट ऑफ एनर्जी और द एक्चुअल एनर्जी। और द पूरी यूनिवर्स की जो असल एनर्जी है वो क्या है? वो अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस मैं ये इतना बोलूँगा, अगला फ्रेज नहीं बोल सकता कि वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बट ही कैन चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, नो वे। अब वो जो एनर्जी है जिसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उस एनर्जी ने क्या फैसला किया है? उस अल्लाह ने क्या फैसला किया? उनने फैसला किया वो कुन फयकून वाला, कि उन्होंने एक हुक्म दिया। किस चीज़ के लिए? पूरी यूनिवर्स के बनने के लिए। और मुझे लगता है इस पूरी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? और ये सारी पूरी यूनिवर्स की एनर्जी मिलाकर, मतलब ज़मीन से निकलें तो मतलब बहुत, अगर एटम में जाए तो आपको पता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत बहुत ज़्यादा जाइंट एनर्जी है। तो पता नहीं कितने न्यूक्लियस अल्लाह ने बनाए हैं,
है जी, उसमें से एटम से बाहर निकलें। खैर मैं इसको स्केल भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना मैसिव लेवल पे चला जाएगी बात ये कि मैं समझाने से काशिर हो जाऊंगा। अगर आप एटम से ज़मीन और ज़मीन से सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से गैलेक्सी और गैलेक्सी से ढेर सारी गैलेक्सीज और गैलेक्सीज ढेर सारी से इंटरस्टेलर्स और इंटरस्टेलर से पता नहीं कॉस्मोस और कॉस्मोस से पता नहीं किधर, तो पता नहीं यहाँ से आगे तो फिजिक्स की तो टर्मिनोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल पहले आसमान का सिरा भी नहीं आएगा। जो ज़मीन का एस्ट्रोफिजिक्स है, जो साइंसदान के पास एस्ट्रोफिजिक्स है, आई थिंक वो अभी तक पहले आसमान की भी लिमिट को नहीं पहुंचा है। वो कहता है, साइंसदान खुद कहता है कि मुझे इस वक्त पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, या जितनी भी मैं थिंकेबल, एक टर्म है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, एक टर्म है थिंकेबल यूनिवर्स, ठीक है, इमेजिनेबल यूनिवर्स। कहता है जितनी मैं इमेजिन कर सकता हूँ यूनिवर्स, मुझे लगता है मैंने दुनिया के सारे समुद्रों का अभी सिर्फ एक कतरा इमेजिन किया है। कितना बड़ा यूनिवर्स है। जो भी आप नेशनल ज्योग्राफिक्स पे किसी डॉक्यूमेंट्री में सारा कॉस्मोस देखते रहते हैं, वो कहता है ये सब क्या है। जितना भी बड़े लेवल पे चला, जितने बड़े लेवल पे जाता हूं उतना अंदाजा होता है कि मैं जितने तक गया हूं वो बहुत छोटा है और अभी जो एक्सप्लोर करने को बाकी है वो बहुत मैसिव है। सो जरा अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा निजाम क्रिएट किया है। तो अगर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो निजाम क्रिएट किया है तो वो खुद कितना बड़ा है। क्योंकि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो तो क्या होता है, वो तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो असल में एनर्जी थी अल्लाह अलमाइटी। उसने क्या किया, उसने खुद से अपने अंदर से एनर्जी क्रिएट की, या उसने क्या किया, उसने एक हुक्म दे के क्रिएट किया, या जो भी हुआ उसने एनर्जी का ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है। मैटर और एनर्जी, जिसके अंदर दो बहुत बड़ी चीजें हमें नजर आती हैं, या हमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ, या एनर्जी हमें मैटर के अंदर कन्वर्ट होती हुई, या वही मैटर एनर्जी फंसी हुई है, समझ नहीं आती है। हमें मैटर एनर्जी समझ नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आ रहा? फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। फिजिक्स ने भी क्या पढ़ाना है, उसने भी मैटर और एनर्जी पढ़ानी है। तो केमिस्ट्री ने भी क्या पढ़ाना है, उसने भी मैटर और एनर्जी पढ़ाना है। मैथ्स ने क्या पढ़ाना है, मैथ्स ने उस मैटर और एनर्जी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है वो पढ़ाना है, ठीक है। बीच में बायो ने क्या पढ़ाना है, उसने मुझे अपना आप पढ़ा देना है, ठीक है, कि भाई मेरे लिए क्या क्यों जरूरी है सारा मैटर एनर्जी और वो बाकी। फिर इर्द गिर्द बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में। मैं समझता हूँ सबसे बड़े सब्जेक्ट्स 4 ही हैं। यू नो व्हाट इज हैपनिंग। हम क्या बात कर रहे थे, हम ये यूनिवर्स की क्रिएशन की बात कर रहे थे। एंड आई बिलीव के जिसको वो सिंगुलैरिटी ऑफ एनर्जी कहता है, मैं अल्लाह ताला मानता हूँ, अल्लाह में बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ने सब क्रिएट किया है, दिस माइन्यूट पीस ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। इसको इसलिए माइन्यूट कह रहा हूँ कि मैंने पीछे अल्लाह के साथ ऑलमाइटी लगाया है। अल्लाह दी ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड दिस माइन्यूट यूनिवर्स। यूनिवर्स अल्लाह के मुकाबले में बहुत छोटी है और अल्लाह यूनिवर्स का क्रिएटर बहुत बड़ा है, बहरहाल, या सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज भी है। तो अगर हम उस यूनिवर्स में से निकलकर किसी बहुत छोटे से निजाम पर आ जाएं, छोटा सा निजाम क्या चल रहा है, सोलर सिस्टम, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या है, सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स हैं। तो कहां से एनर्जी आ रही है, सूरज में क्या हो रहा है, सूरज के अंदर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। कोई हाइड्रोजन्स हैं जो क्या बना रहे हैं, हीलियम्स बना रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन्स जुड़कर हीलियम्स जब बनाते हैं तो एनर्जी क्या रिलीज होती है, क्यों रिलीज होती है, कैसे होती है, ये मेरा अभी का टॉपिक नहीं है। ये मैं आगे जाके न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। बट यू शुड नो कि स्टार्स के अंदर या सन के अंदर क्या हो रहा है, वहां बेसिकली देयर इज दिस न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होती है किसमें, उस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाँ, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मुझ तक क्या आ रहा है, साउंड नहीं आ रही, क्योंकि साउंड को दरमियान में क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। वो एक मैकेनिकल किस्म की वेव है। तो मैकेनिकल वेव्स भी मैं आगे पढ़ाऊंगा जिनको मीडियम चाहिए होता है। लाइट आ रही है क्योंकि वो एक क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो वो मुझ तक पहुंच जाती है। जब वो मुझ तक पहुंचती है तो इस प्लेनेट अर्थ पे सबसे पहले उस लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, उसको सबसे पहले आपकी जो ये प्लांट्स हैं, अल्लाह ने यहाँ एक कोई कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, नहीं वो कोई केमिकल है, सबस क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कुछ होता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कुछ होता है, वो सबस लाइट को पता नहीं कुछ करता है, जो भी है क्या होता है, वहां फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है और वो सोलर एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप किया जा रहा है। और उसको प्लांट को क्या ताकत दी गई है, क्या फिनोमेना करे, एक फिनोमेना है एनर्जी की कन्वर्जन का। क्या हो रहा है वहां पे,
केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। क्या हो रहा है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फिर क्या होता है? फिर लो जी वही सब्जियां आलू मटर पालक हम इंसान खाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे अंदर कहीं ना कहीं रिस्पायरेशन हो रही है, तो लो जी हम भी एनर्जी ना क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम वो केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है? फिर हम अपनी बड़ी बदमाशियां करते हैं कि जी हम पता नहीं ये अफलातून है तो हम वो अफलातून है। पता चलता है कि हमारी औकात इस पूरी यूनिवर्स में इतने से दाने के बराबर भी नहीं है। ठीक है, खैर इस पूरी यूनिवर्स को देखकर अक्सर फील होता है कि इंसान क्या चीज़ है, क्या उसको कुछ भी नहीं है इस पूरी मतलब अल्लाह ने इतना कुछ क्रिएट किया है। लेकिन हाँ, फिर अल्लाह ही बीच में कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने तो उसको बड़ा कमाल का पैदा किया है। फिर वही कहता है सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, ये पांडे का पांडा ही होता जा रहा था, यानी मैंने इसको इतना क्लासी पैदा किया और ये जो है दिन ब दिन क्या हो रहा है? अस्फ़ला साफ़िलीन ही होता जा रहा है। बहरहाल क्या करें जनाब साहब, क्या करें? आज जी जमीन पर आ जाइए, जमीन पर ये फोटो उसको छोड़े, मैकेनिक्स में आए। किधर आते हैं जनाब साहब? मैकेनिक्स में एक एग्जांपल उसने दी है फ्री फॉल ऑन अर्थ वाली, और फ्री फॉल ऑन अर्थ में बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है सर जी, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा? जीपी होगा, छोड़ेंगे तो किस में जाएगा? अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियली क्या देंगे? काइनेटिक देंगे, तो किस में जाएगा? ये उसका ओ लेवल में भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं इसमें इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है? अपवर्ड, हाँ वैसे ही मेरे वैसे टॉपिक क्या है, मुझे इसको नोट डाउन करवा देना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैकेनिक्स की एग्जांपल क्या कौन सी वाली है? मैकेनिकल एग्जांपल में देयर इज दिस फ्री फॉल मोशन की एग्जांपल है, और उस फ्री फॉल मोशन में डाउनवर्ड मोशन की एग्जांपल भी ली जा सकती है और अपवर्ड मोशन की एग्जांपल भी ली जा सकती है। अगर आप अपवर्ड मोशन की एग्जांपल लेते हैं, प्लीज टेल मी क्या सिचुएशन है? ये जमीन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है विद क्या? विद अ स्पीड। इसको इनिशियली कुछ स्पीड देंगे ना, मतलब इसको कोई यू देंगे, तो इसका जो यू होगा उसकी वजह से इसके पास क्या होगा? इसको जब आप यू देंगे, इस इनिशियल एनर्जी यू जो है वो क्या है? वो मैक्सिमम है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। इसका एच जो है वो क्या है? वो जीरो है, तो इसका जीपीई भी क्या होगा? वो जीरो होगा। ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड डिक्रीज होती है। जब इसकी स्पीड डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन अगर ऊपर जाते हुए इसकी हाइट क्या हो रही है? हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है, तो इसकी जीपीई भी क्या हो रही है? वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाए तो वहां इसकी वी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? जीरो। लेकिन यहाँ पे जाके हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है, तो जीपीई भी क्या हो जाती है? सर जी वो भी मैक्सिमम हो जाती है। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है? तो इस पूरी कहानी में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर? जब आप उसको ऊपर फेंकते हैं, यहाँ कौन मैक्सिमम है? यहाँ कौन मैक्सिमम है? इट्स नॉट जस्ट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इट्स वी बिगर का स्क्वायर माइनस वी स्मॉलर का स्क्वायर। इसमें वी यू को भी गोली मार दें, यू और वी को भी। सिर्फ क्या दिमाग में रखें? बड़े वाली स्पीड क्या है और छोटे वाली स्पीड क्या है? तो बड़ी वाली पहले रखें, छोटे वाली बाद में रखें, ताकि क्या ना हो सर जी वो माइनस का फटा ना हो। क्यों ना हो? एनर्जी है भाई, तो स्केलर है सर, तो डायरेक्शन वायरेक्शन कोई नहीं है, तो प्लस माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो फिर आपकी गलती है, सही करें अपना फार्मूला, अपने फार्मूले को एडजस्ट करें। क्या एडजस्ट करें उस फार्मूले में? जैसे उस दिन वो cos ऑफ 180 आ गया था, तो मैंने कहा गलती है ना भैया, नहीं आना चाहिए cos ऑफ 180। क्यों cos ऑफ 180 क्यों आया था? मैंने कहा था वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। हमने कहा भाई बाय द है नहीं, हमने वर्ड ही चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब आया वर्ड डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमने क्या किया? हमने कहा वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसके आगे कितनी फोर्स है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू मेक इट क्या? टू मेक इट पॉजिटिव। तो यहां भी जब मैं कह रहा हूं एनर्जी स्केलर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका कोई माइनस नहीं होगा, तो उसका तरीकाकार क्या? अभी हम लाजमी है कि इसी पे चिपक जाए कि नहीं सर हाफ इंटू एम इंटू फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर? नो, मैं क्या करूंगा? बिगर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू एम इंटू वी बिगर का स्क्वायर माइनस वी स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एम जी डेल्टा एच। और अगर आप इस बात पे गौर करें तो मैंने ये लिखा है कि जनाब साहब आप अपवर्ड मोशन की बात करें या आप डाउनवर्ड मोशन की बात करें, क्या कॉन्सेप्ट होगा? कॉन्सेप्ट एक ही होगा।
इधर का चेंज इन काइनेटिक उधर के चेंज इन जीपी के बराबर होगा। इधर का हाफ इंटू एम इंटू बड़ी स्पीड का स्क्वायर माइनस छोटी स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू डेल्टा एच ही होगा। ये काम आप अप्लाई करेंगे। इसको क्यों मेंशन किया, उसके नीचे अगर आप ओ लेवल को देखें तो ओ लेवल के बच्चे ने क्या लिखा था, कहता था सर सीधा सीधा सवाल आएगा, जीपी एट द टॉप होगा, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम होगा, तो मैं क्या करूंगा। तो ओ लेवल वाला बच्चा क्या करता है, कहता है सर जी टॉप वाला जीपी लेंगे, बॉटम वाला काइनेटिक एनर्जी लेंगे, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू जीपीई एट द टॉप। इक्वेशंस में उसको ये समझाया जाता है कि भाई तू सीधा सीधा क्या करें, हाफ एम वी स्क्वायर ले लें एट द बॉटम वाली वैल्यूज का और एम जी एच ले लें कौन सा जी, एट द टॉप वाली वैल्यूज का। और बेचारे से ये सवाल भी नहीं होता है जी। वो कहता है सर यार ये इधर हाफ एम वी स्क्वायर लिखना है, उधर एम जी एच लिखना है, सर इधर स्पीड यू क्या लिखना है, वी क्या लिखना है, उधर एच क्या लेना है। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, बड़े आराम से अप्लाई हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो लेवल में ऑर्डिनरी लेवल होता है, बच्चा थोड़ा छोटा होता है तो दिमाग उतना ही काम करता है जितना उसको। हम अब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इतना आसान सवाल नहीं आएगा। सवाल क्या आएगा, वो दरमियान में उस टॉप से नीचे तक नहीं आएगा, वो दरमियान में कहेगा जी पहले सेकंड से तीसरे सेकंड तक जाओ। कहानी होगी 0 सेकंड से 10 सेकंड तक, वो कहेगा जी पता नहीं इस वक्त ये था तो उस वक्त वो था, तो यहाँ से नीचे आ रहा था तो वहां से ऊपर जा। आपको पता है कैसे कैसे कहानी ने रंग बदलना है, वो मैं आगे देखूंगा कि हमारे पास क्या क्या कहानी। हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ जनरल बनाई जाए। जनरल ये बनाने की वजह क्या किया जाए, लॉस भी ना बोला जाए, क्या बोला जाए, बल्कि ठीक है लॉस बोलने को मैं तैयार हूं। लॉस इन वन एनर्जी इज इक्वल टू क्या, बल्कि नहीं मैं लॉस बोलने को तैयार ही नहीं हूं। मैं कहूंगा वो सीन है कि ये सीन है, क्या है जी सर जी डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा जीपीई है। अब आप देख लीजिएगा कि हाफ इंटू एम इंटू, बस ये याद करना है कि वी कौन, वी बिगर का स्क्वायर माइनस वी कौन, वी स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एम जी डेल्टा एच। यहां से अपना काम अप्लाई करिए, एम और एम बेशक दोनों तरफ से काट दीजिएगा। खैर ये तो अब सवाल बताएगा कि क्या नोन है और क्या अननोन है, आपको बस ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। एक न्यूमेरिकल इसके नीचे लिखा हुआ है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए प्लीज, ये ओ लेवल का न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity or speed of 30 meters per second। आपको m गिवन है, आपको अपवर्ड फेंका है तो u गिवन है, आपने कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, h मैक्सिमम निकालना है। तो मुझे बताएं ये वाला इक्वेशन लगेगी कि ये वाली लगेगी, ये ओ लेवल टाइप सवाल है। वैसे आप क्या करें, आप इस पे ये वाली, जब सवाल ओ लेवल का है तो जब ये लगता है तो लगाएं, ये लगाएं काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू जीपीई एट द टॉप। चूंकि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स किया तो जितना काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम है उतना ही जीपी एट द टॉप होगा। और क्या करें, वैल्यूज पुट कर लें जनाब साहब। हाफ इज हाफ, एम कितना है 5, किस स्पीड से फेंके जी आपने उसको, 30 की स्पीड से। मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी ना। इज इक्वल टू एम कितना है 5 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू एच कितना है, डेल्टा एच कितना है, ये एच कितना है वो अननोन है। हाँ जी आप जो मर्जी ले लें जी, M1 का पेपर हो तो 10 लेते हैं, फिजिक्स का पेपर हो तो 9.81 लेते हैं। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन, गुजारा चल रहा है, क्या आंसर आता है 45 पॉइंट। एक काम करें 10 के साथ सॉल्व करें, ओ लेवल का सवाल था। अब बताएं क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। 10 के साथ सॉल्व करें, 145 टू बी द आंसर। जरा सामने वाले सवाल को देखें, वहां क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45। लो जी वही सवाल है, पहले 5 kg को नीचे से ऊपर फेंका था तो कितनी हाइट तक गया, 45 तक। अगर उसी 45 से ड्रॉप करेंगे तो नीचे कितनी स्पीड से जाएगा, कितनी 30। अगले में उसने वो सवाल पूछा है, क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। किस स्पीड से हिट करेगा जमीन को। कहते सर जी वो दोबारा वैल्यूज पुट करें, क्या अननोन है, ये अननोन है और ये क्या है, ये गिवन है। आप वो 30 था तो 45 आया, वो 45 है तो 30 आएगा। तो ओ लेवल में मैं ऐसे ही करा सकता था उसको, ठीक है। यहां तक किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें। एनीवन,
ये आपका बेसिक ये केस हो गया। इसके बाद जरा अगले पेज पे जाएं प्लीज। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया है कि डिक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी क्या सबब बनती है, इंक्रीज इन अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी का सबब बनती है। एक काम करें, पिछले पेज पे जाएं, पीछे जो आपने न्यूमेरिकल खत्म किया है उसके नीचे एक बड़ा बड़ा हाईलाइट करके एक नोट लिखिए। क्या हाईलाइट करके लिखेंगे जी? डिक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जनरल रूल है, जनरल बल्कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ही कहेंगे। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इज, आप पेज के हेडर पे लिखना चाहते हो या नीचे टेबल से नीचे जगह है जहां भी जगह वहां लिख दो जी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज क्या, क्या लिखवाऊं? डिक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन क्या, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू क्या, इंक्रीज इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन, decrease in one form of energy is equals to increase in the other form of energy। यहां तक किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दें। एनर्जी का लॉ तो ये होगा कि एक में कमी आएगी तो दूसरे में इजाफा होगा। अगले पेज पे जाएं, वहां उसने कुछ लिखा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? ये तो मैंने पिछले किसी सवाल में करा चुका था कि अगर एक बंदा वर्क करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लिखा जी एनर्जी किसी और, मतलब एक की एनर्जी कम हो जाएगी दूसरे में एनर्जी, कहते हैं व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दिस इज नोन एज क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं अभी। कितने कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं बच्चों? एक कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि सर जी एक डिक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या, इंक्रीज इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक और कॉन्सेप्ट क्या आ गया, वर्क डन अगर कोई करेगा इससे किसी दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में एनर्जी, मतलब एक दो कॉन्सेप्ट ये हैं कि या तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा या फिर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर मैंने क्या करना है, या भाईजान मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देना है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कैसे करेंगे, आई थिंक ये काम तो मैं अगले लेक्चर में करूंगा। इस लेक्चर में सिर्फ दो बातें सुन लीजिए, एक एनर्जी में अगर कमी आई तो दूसरी एनर्जी में, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? वर्क डन, अगर किसी बंदे ने वर्क डन किया तो भी क्या होगा, तो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्या पता किसी की कम हो जाए, क्या पता किसी की ज्यादा हो जाए। अब हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में क्या क्या हमें करना होगा। मैंने इसके लिए आगे कोई पता नहीं डिफरेंट किस्म के केसेस बनाए हुए हैं। कल के लेक्चर में इन तमाम केसेस को डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, फिर यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर फिजिक्स। आप में से केमिस्ट्री वाले बैठे रहे, बाकी लोग जा सकते हैं।